स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी और या शेयर के अलॉटमेंट की क्या प्रोसीजर होती है। आपको इस बात का पता है कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में जारी कर सकती है, बाजार में जारी कर सकती है और इसके लिए उसको प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण जारी करना पड़ता है। लेकिन शेयर या सिक्योरिटीज़ मार्केट में जारी करने के प्रावधान में सेबी की गाइडलाइंस, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की पालना करनी पड़ती है। इसके अलावा अलॉटमेंट करने से पूर्व आपको लीड बैंकर्स, लीड मर्चेंट बैंकर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, अंडर राइटर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, बैंकर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार टू द इशू अपॉइंट करना पड़ता है, सॉलिसिटर्स या अधिवक्ता अपॉइंट करने पड़ते हैं। और इसके अलॉटमेंट की प्रोसीजर के अंदर कई तरह की गाइडलाइंस है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइंस है, कंपनी रजिस्ट्रार की गाइडलाइंस है, उनका पालन करना पड़ता है और कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, अनुपालना अधिकारी अपॉइंट करना पड़ता है, जो सामान्य तौर पर कंपनी सचिव होता है। तो ये सब काम कंपनी को करने पड़ते हैं। उसके पश्चात ही कंपनी अंशों का अलॉटमेंट या सिक्योरिटी का अलॉटमेंट मार्केट में कर सकती है। लीड मर्चेंट बैंकर्स की एक इम्पोर्टेंट संस्था होती है जो अपॉइंट की जाती है, वो सारी अलॉटमेंट की प्रोसीजर को पूरा करती है और लीड बैंकर जो अलॉटमेंट का है और कंप्लायंस ऑफिसर दोनों मिलकर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अलॉटमेंट के लिए कौन कौन सी कार्रवाई पहले करनी पड़ती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी भी कंपनी को सबसे महत्वपूर्ण जो अलॉटमेंट के लिए है आधार है, अलॉटमेंट का आधार है, उसका निर्धारण करना पड़ता है कि अलॉटमेंट का बेसिस क्या होगा, आधार का होगा। तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या पोस्ट इश्यू लीड मैनेजर्स मिलकर कंपनी के अलॉटमेंट का बेसिस तय करते हैं। इस अलॉटमेंट के बेसिस में सेबी की गाइडलाइंस की कंप्लायंस की जाती है। यानी ऐसा नहीं हो कि अपने मिलने वालों को ज़्यादा शेयर अलॉट कर दो और किसी दूसरे आदमी को शेयर अलॉट नहीं करो। तो अलॉटमेंट में किसी तरह का कोई पक्षपात न हो, कोई प्रेजुडिस न हो, इसलिए जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है, वो अलॉटमेंट का जो बेसिस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा अलॉटमेंट के शेयर अलॉटमेंट के अंदर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट इंडिया में बनाया हुआ है, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। ये अलॉटमेंट की प्रोसेस के अंदर इनकी पालना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में अलॉटमेंट करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज पे और लिस्टिंग कराने के बाद वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होती है। तो ट्रेडेबल जब भी होगी जबकि आपने स्टॉक एक्सचेंज से उसकी परमिशन प्राप्त की होगी। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्टॉक एक्सचेंज को भेजते हैं और स्टॉक एक्सचेंज उसकी परमिशन ग्रांट करते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट की प्रोसीजर चालू होती है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि पालन कंपनी को करना पड़ता है और उनके पश्चात ही अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू की जाती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलॉटमेंट जब चालू किया जाता है तो उसमें क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। तो उसमें पहला आता है कि कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आदमी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है वो एप्लीकेशन फाइल करता है। तो रजिस्ट्रार टू इश्यू सभी बैंक से जो एप्लीकेंट ने शेयर के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की है उनको कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे 2 या 3 दिन अप्लाई करने के मिलते हैं ज़्यादातर शेयर अलॉटमेंट में, तो डेली बेसिस पे वो एप्लीकेशन कलेक्ट की जाती है ताकि वो एप्लीकेशन, आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एक जगह कलेक्ट किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है। फिर एप्लीकेशन के जो डाटा हैं उनको कंप्यूटर के अंदर एक निश्चित फॉर्मेट में फीड किया जाता है। उसमें एप्लीकेशन नंबर है, डिटेल्ड ऑफ एप्लीकेशन है, पैन नंबर है और कितने उसने अप्लाईज की है,
ये कई तरह की इंफॉर्मेशन रहती है जो एप्लीकेशन उसमें कंप्यूटर में फीड की जाती है। लेकिन आजकल चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जाती है, इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली वो डाटा एक निश्चित फॉर्मेट में कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कंपनी को एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट वो बैंक में वो अकाउंट होता है जिसमें पर्टिकुलर पर्पज का जो पैसा होता है, वो पर्टिकुलर पर्पज का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है और उसी को उसी पर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्क्रो अकाउंट कैसे कहते हैं? तो किसी भी कंपनी को शेयर कैपिटल जारी करने से पहले एक एस्क्रो अकाउंट बैंक में खुलाना पड़ता है। उस एस्क्रो अकाउंट में शेयर की एप्लीकेशंस का सारा अमाउंट उसी में ट्रांसफर होता है और उसी में से अगर किसी को रिफंड करना है तो उसका रिफंड का पैसा भी उसी में से जाता है। तो वो एक इंटीग्रेटेड अमाउंट का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट का, स्पेसिफिक टास्क का एक अकाउंट होता है जिसमें कि वो पैसा आता है। वो एस्क्रो अकाउंट पर्टिकुलर इश्यू के साथ खोला जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाती है, जांच की जाती है। रजिस्ट्रार टू इसी इस काम को करता है कि कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई बॉगस एप्लीकेशन तो नहीं है, किसी अंदर एप्लीकेशन में कोई चेक डिसऑनर तो नहीं हो गया है, या एक ही व्यक्ति ने कोई बहुत सारी शेयर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन तो फाइल नहीं कर दी है। तो उन सब तरह के एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाती है और ऐसी एप्लीकेशन जो बॉगस होती है या मल्टीपल एप्लीकेशन होती है उनको एक साथ कंसीडर करने का प्रावधान किया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 एप्लीकेशन फाइल कर दी, जबकि तो उनको एक साथ इकट्ठा करके एक साथ कंसीडर किया जाता है, न कि उनको 10 एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। तो कहने का मतलब बॉगस एप्लीकेशन फाइल कर दी, उस नाम से आदमी नहीं है। आजकल ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आजकल ऐसा पैन नंबर और आधार नंबर वगैरह इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन किसी टाइम जब फिजिकल एप्लीकेशन फाइल की जाती तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती थी। इसके अलावा एप्लीकेशंस जो प्राप्त एप्लीकेशन होती हैं उनको फिर क्लासिफाइड किया जाता है, उसको उसकी एक तरह से छटनी की जाती है और छटनी 3 तरह से की जाती है। एक तो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB, दूसरा है HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और तीसरा है रेजिडेंट इंजीनियर। 3 कैटेगरी में उन एप्लीकेशंस को जो है क्लासिफाइड किया जाता है। फिर उसके बाद में जो अलॉटमेंट के बेसिस हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सुपरविजन में जो आपने अलॉटमेंट का बेसिस तैयार किया है, उसके आधार पर अलॉटमेंट की एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में जिन लोगों को शेयर अलॉट किए जाते हैं, उन अलॉटरीज को कितने आदमी को कितने शेयर जारी किए गए, कितने अलॉट किए गए, उसका एक डिटेल होती है। उसने कितनी अमाउंट उसने पे कर दी, अमाउंट, उसके चेक नंबर, डेट वगैरह सारी लिस्ट होती है। तो उसके बाद में कितने शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई और कितने शेयर उसको अलॉट किए गए, बाकी उसको रिफंड अमाउंट कितनी है, इन सब की एक इन्फॉर्मेशन पूरी एक फॉर्मेट में तैयार की जाती है। अलॉटमेंट की लिस्ट बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट को के बारे में एक रेजोल्यूशन पास करता है कि हम ये शेयर इन लोगों को अलॉट करने जा रहे हैं, और उस रेजोल्यूशन को जो है कि कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है कि अलॉटमेंट के जो ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ये दिया था हमने, और इस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के आधार पर इन लोगों को ये शेयर हमने आवंटित किए जाते हैं। जब शेयर अलॉटमेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो शेयर्स अलॉटी के अकाउंट के डिपॉजिटरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और मर्चेंट बैंकर उनके शेयर सर्टिफिकेट्स अलॉटीज को जारी कर देते हैं। जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको शेयर अलॉट हो गए तो उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट उसको भेजना चालू कर दिया जाता है। क्योंकि आजकल शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, डिफॉल्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो डिपॉजिटरी अकाउंट में केवल क्रेडिट की एंट्री आती है। और किसी ने एप्लीकेशन मान लीजिए 100 शेयर के लिए फाइल की हो और उसको 50 शेयर अलॉट हुए हों, तो 50 शेयर की एप्लीकेशन 50 शेयर्स का जो अमाउंट है, बाकी रिफंड है, वो उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। और जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं किया जाता उनकी तरफ से एक रिग्रेट लेटर भेज दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि फॉलो की जाती है कंपनी के द्वारा कि अलॉटमेंट के बाद उनके जो शेयर सर्टिफिकेट हैं वो उनके खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। कंपनी को एक एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ता है। उस एडवर्टाइजमेंट में शो करना पड़ता है कि कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी कंपनी ने, इनवाइट की थी, उससे इतने गुना एप्लीकेशन आई है और इस बेसिस पे कंपनी ने अलॉटमेंट किया है शेयर एप्लीकेंट को। उसमें अलॉटमेंट का बेसिस भी उसको बताना पड़ता है और इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि इतनी एप्लीकेशन आई है, इतना गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो आवंटन के बाद की प्रोसेस पूरे होने के बाद में कंपनी को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ
कि उसमें सारी स्थितियां शो करनी पड़ती है कि कंपनी ने इतने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, ये कंपनी रजिस्ट्रार थे, ये सॉलिसिटर जनरल थे, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रिटर्न में एक डेफिनेट फॉर्मेट है उसमें रिटर्न का, उस डेफिनेट फॉर्म में कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी को अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा अलॉटमेंट जिन व्यक्तियों को शेयर अलॉट हुआ है उन व्यक्तियों के नाम, एड्रेस कंपनी के रजिस्ट्रार में कंपनी के जो मेंबर्स रजिस्टर है उसमें नोट करने पड़ते हैं। तो ये अलॉटमेंट की एक ब्रीफ प्रोसेस है जो मैंने आपको डिस्कस की है। कंपनी इस ब्रीफ प्रोसेस को फॉलो करके अलॉटमेंट का कार्य करती है। थैंक यू।